हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया सी ड्रामा लेकर आए हैं और हमारी स्टोरी 1970s में चल रही है। पर उससे पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पहले सीन में टेक्सटाइल वर्कर्स और मैकेनिकल वर्कर्स के बीच में बास्केटबॉल का मैच चल रहा है। मैच को देखने पर पता लग रहा है कि टेक्सटाइल वर्कर्स इसे हार रहे हैं। कहानी की हीरोइन माही टेक्सटाइल वर्कर्स को चीयर अप कर रही है। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है कि टेक्सटाइल वर्कर का जो कैप्टन है वो कंपनी के मालिक का बेटा है, मियान। पर माही को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो मियान में कुछ इंटरेस्टेड है। हाँ, पर मियान को देख के ऐसा जरूर लगा कि उसे माही में इंटरेस्ट है। माही तो मियान को इम्प्रेस करने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि कंपनी उसे आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रेकमेंड कर दे, जिसकी कोशिश वो पिछले 3 साल से लगातार कर रही है। पर उसे यूनिवर्सिटी के एडमिशन में रिकमेंडेशन मिल नहीं पा रही। आज एक बार फिर से उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखा और अपनी बॉस के सामने रखी, पर बॉस ने इसे देखते ही लगभग रिजेक्ट कर दिया। वो इस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। वो माही को कह रही है कि तुम्हें फैक्ट्री के काम में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, अभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में मत सोचो। इसके बाद बॉस ये एप्लीकेशन माही की एक कलीग को दिखाती है और इन दोनों लड़कियों में पटती नहीं है। वो दूसरी लड़की माही से काफी चिढ़ती है और वो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन को देखते ही उसके अंदर कुछ कमियां निकाल देती है। वो कहती है, मुझे लगता नहीं तुम डिजर्विंग भी हो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तुम्हारी एप्लीकेशन तो वैसे भी किसी को समझ नहीं आ रही। ये बात सुनकर माही को बहुत बुरा लगता है, पर लास्ट में वो भी ये कह ही देती है, आखिरकार मेरे ग्रेड तुमसे ज्यादा अच्छे रहे हैं और मैं फैक्ट्री में भी तुमसे ज्यादा मेहनत करती हूँ, तो जब तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती हो तो मैं क्यों नहीं। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेन में शिन सफर कर रहा है और वो बहुत अच्छा पेंटर है और सामने बैठे एक बच्चे और दादी की तस्वीर बना रहा है। उसी दौरान वो देखता है कि इस बच्चे की नजर बार बार बगल में बैठे एक कपल के पाँव पर पड़ रही है, जिसे देखकर शिन उस कपल से रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप चाहें तो मैं आप दोनों की एक तस्वीर बना सकता हूँ। कपल भी इसके लिए राजी हो जाता है और जब वो तस्वीर बनाता है तो तस्वीर के बदले में वो इस कपल से एक पाँव मांगता है। कपल भी खुशी खुशी उसे एक पाव दे देते हैं और बाद में शिन उस पाव को उस बच्चे को दे देता है, जिसे देखकर दादी बहुत खुश होती है। शिन की ड्राइंग देखकर ट्रेन में सभी लोग उसकी ड्राइंग की तारीफ करते हैं और अपनी अपनी तस्वीरें बनवाने लग जाते हैं। इतने में शिन अपने स्टेशन पर पहुंच जाता है और उतर जाता है। शिन अपने साथ बहुत से लोगों का सामान लेकर आया है और रास्ते में उन्हें देता हुआ चला जाता है, पर उसे करीब से देखने के बाद हमें लगता है जैसे शिन का तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। माही फैक्ट्री कैंटीन से अपने पापा के लिए कुछ खाने का सामान लेकर आई है और माही का उतरा हुआ चेहरा देखकर दोनों मम्मी पापा ये समझ जाते हैं कि इस बार भी माही को यूनिवर्सिटी एडमिशन के रिकमेंडेशन के लिए परमिशन नहीं मिली है। वो इस बात को करते तो बहुत चुपके चुपके हैं, पर घर छोटा होने के चलते माही ये बात सुन लेती है, पर मम्मी पापा की इस बात को इग्नोर कर देती है। आखिरकार शिन अपनी दादी के घर के सामने खड़ा है और यहाँ खड़े खड़े उसे अपने बचपन की यादें आ रही हैं, किस तरह वो दादी के साथ इस घर में अपने समय को बिताया करता था। पर दादी के मर जाने के बाद उसके मम्मी पापा ने इस घर के लगभग सभी सामान को बेच दिया और क्योंकि ये घर किराए का था, उन्हें ये घर छोड़ना पड़ा। अब घर का मालिक शिन को कह रहा है कि तुम अपने मम्मी पापा के पास ही चले जाओ। इस घर में शिन अपने उस बचपन के प्रतिबिंब को देख रहा है, जबकि माही उस डायरी को खोलकर देख रही है जिसमें उसने अपने करियर गोल्स को लिखा है। वो चिंतित है, ना तो पिछली कंपनी में और ना ही इस फैक्ट्री में उसे यूनिवर्सिटी के लिए रेकमेंड किया गया। न जाने उसका कब रिकमेंडेशन कंपनी के लिए होगा और वो ढंग की जॉब करेगी और शादी करेगी। ये सोच सोचकर वो परेशान हो रही है। शिन के पास पैसे की कमी के चलते वो प्रॉपर कमरा ना लेकर एक बाथरूम में ही अपनी रात गुजारने का तय करता है। यहाँ बैठा बैठा वो सोच रहा है कि किस तरह स्कूल के समय में माही ने उसे हेल्प किया था। जब उसकी दादी के मरने के बाद उसने बहुत दिन तक खाना नहीं खाया था, तो माही अक्सर उसके लिए खाना लेकर आया करती थी और समय समय पर उसे पैसे भी दे दिया करती थी। तब शिन ने उससे वादा किया था कि बड़े होकर वो उसके सारे पैसे लौटा देगा। कुछ समय तक तो वो एक ही शहर में रहे, पर बाद में दूसरी फैक्ट्री में नौकरी लग जाने की वजह से शिन इस शहर को छोड़कर चला गया था। इन्हीं सब बातों को शिन अपने दिमाग में दोहरा रहा है।
पर यहाँ वॉचमैन आ गया और वो शिन को बता रहा है कि ये अलाउ नहीं है कि तुम यहाँ पर रात बिताओ। लेकिन उसके अच्छे व्यवहार को देखकर वो उसे ऑफर करता है, तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकते हो। पर शिन थैंक्स कहते हुए सिक्योरिटी गार्ड के इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है मैं खुद मैनेज कर लूंगा। लिन बाहर सड़क पर सोने का डिसाइड करता है, लेकिन आज बहुत तेज तूफान आ गया और देखते ही देखते सामने एक औरत चिल्ला रही है। उसके पति और बच्चे तूफान में घर गिर जाने की वजह से दब गए और शिन इस परिवार को बचाने के लिए घर के अंदर कूद पड़ता है। खैर वो सबको बचा के लाता है, लेकिन दिक्कतें तो यहाँ से शुरू हुई थी। देखते ही देखते एक के बाद एक घर गिरने लगते और शिन एक घर में पहुंचता है जहां पर माही की वही कलीग जो उसका रिकमेंडेशन होने नहीं दे रही थी, वो उस घर में है और दब रही है। इसके साथ एक लड़का भी है जिसे बचाने के लिए वो शिन से रिक्वेस्ट करती है, पर शिन अकेला उसे निकाल नहीं पा रहा। वो इस लड़की से कहता है बाहर से कोई मदद बुला के लेकर आओ, लेकिन वो किसी को बाहर से बुलाना नहीं चाहती। शायद वो कुछ छुपाना चाहती है, किसी को बताना नहीं चाहती। पर ऐसे तैसे करके ये दोनों उस लड़के को दबे हुए घर से बाहर निकाल लेते हैं। सुबह तूफान तो शांत हो गया है, पर इस दौरान शिन खासा जख्मी हो गया है। अगली सुबह शिन को न्यूज़पेपर में एक हीरो की तरह दिखाया गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों की रात में जान बचाई थी। अगली सुबह फैक्ट्री की बॉस को भी जब शिन की कहानी पता चलती है, तो शिन का एहसान मानते हुए वो चाहती हैं कि उन्हें कोई मिल जाए जो शिन की सेवा करे जब तक वो जख्मी है। पर सामने बैठी महिलाएं ये कहकर मना कर देती हैं कि इस समय वो तो खुद ही जख्मी हैं, वो कैसे किसी की हेल्प कर सकती हैं। इस पर बॉस को इम्प्रेस करने के लिए माही आगे बढ़कर आती है और कहती है मैं तैयार हूँ आपके पेशेंट की मदद करने के लिए। और माही की ये बात सुनकर उसकी बॉस भी खुश हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि अगर तुमने उसकी अच्छे से केयर करी तो मैं तुम्हारा जरूर रिकमेंडेशन कर दूंगी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। हॉस्पिटल में जाकर जब माही शिन को देखती है तो पहचान जाती है, अरे ये तो उसके बचपन का दोस्त ही है। पर शिन के साथ उसकी बहुत अच्छी यादें नहीं जुड़ी। जब जब इनकी मुलाकातें हुई तो शिन हमेशा उसके लिए लगभग बैड लक बनकर ही आया। काम को सही करते करते हमेशा शिन माही के काम को खराब करवा देता। कभी तो क्लासरूम में वो उसकी डांट पड़वा देता और कभी घर छोड़ने के बहाने उसे गिरा देता या उसकी यूनिफॉर्म को गंदा करा देता। पर खैर इस समय तो शिन ही माही के यूनिवर्सिटी जाने का रास्ता है, उसे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, जिसे वो दिल लगाकर करना चाहती भी है। और वैसे भी शिन उसका बचपन का दोस्त है। अब वो फैक्ट्री का काम खत्म करने के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए आई है। ये सहेली उसे बहुत प्यार करती है। वो अपने घर में भैया भाभी से छुपाकर एक बहुत ही महंगा मीट आज उसके लिए लेकर आई है। वो कुछ फूड कूपन्स भी लेकर आई है माही के भाई के लिए। एक्चुअली वो माही के भाई को पसंद करती है। पर अपनी बात छोड़कर वो माही से पूछ रही है, क्या वाकई शिन तुम्हारी चाबी है यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की? खैर ये भी अच्छा है, अभी तो शिन कॉमा में है, तुम्हें उसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो होश में आ जाता है तो तुम्हारी बॉस तुम्हारा तुरंत ही रिकमेंडेशन कर देगी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। माही शिन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। वो उसकी शेविंग करती है, उसके बालों को कॉम करती है और नेल्स भी कट करती है। वो उसकी मालिश वगैरह भी करती है, पर कभी कभी गलतियां भी कर देती है। नेल्स कट करने के दौरान उसने शिन की उंगली ही काट दी, पर बाद में उस पर पट्टी भी लगा दी। कोमा में पड़े शिन को बहुत दिन हो चुके हैं, पर वो होश में ही नहीं आ रहा। बचपन की तरह वो आज उसके आई लैशेस को ऊपर उठाकर भी देखती है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। फैक्ट्री के एक कमरे में माही की वही कलीग छुप छुप के किसी से मिल रही है। हाँ, ये वही लड़का है जिसके बारे में लिन उस तूफान वाली रात में किसी को बताना नहीं चाहती थी। एक्चुअली ये लिन का बॉयफ्रेंड है और लिन इसके साथ लिव इन में ही रहती है, पर फैक्ट्री में किसी को बताना नहीं चाहती, नहीं तो उसकी बदनामी हो जाएगी। उसके बॉयफ्रेंड को भी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन चाहिए, जो उसे नहीं मिल पा रहा। और अगर ये रिकमेंडेशन उसे नहीं मिला तो शायद इन दोनों की शादी भी ना हो पाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान है। ये दोनों अपने सीक्रेट को किसी को रिवील नहीं करना चाहते। अगर ये बात सबको पता चली तो लड़की की जॉब तो जाएगी ही जाएगी और लड़के को यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। शिन ने इस लड़की लिन की जान बचाई थी, पर कहीं शिन इनकी सच्चाई को किसी को बता ना दे। वो हॉस्पिटल में अभी तक उससे मिलने भी नहीं गई।
माही यहाँ पर शिन का सामान चेक कर रही है जिसमें उसे कुछ पैसे भी मिलते हैं। और क्योंकि डॉक्टर ने पहले से ही माही को ये बोला हुआ है कि तुम लगातार शिन से बात करती रहा करो, माना कि वो रिप्लाई नहीं करेगा पर तुम्हारी बातें उसके ब्रेन तक पहुंचेंगी जरूर। तो पैसों को हाथ में लेकर वो शिन को याद दिला रही है कि तुमने स्कूल के समय पर मुझसे कुछ पैसे लिए थे। अब यहाँ पर शिन की गर्लफ्रेंड लोटस आ गई है। लोटस को यहाँ देखकर माही को लगता है अब क्योंकि शिन का कोई अपना आ चुका है तो उसका यहाँ क्या काम। और नर्स भी उससे यही कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लोटस ही शिन का ख्याल रख लेगी। पर ये सुनकर माही परेशान है। उसने तो सोचा था कि वो शिन को होश में ले आएगी और ऐसी हालत में जब वो अपनी बॉस के सामने शिन को खड़ा करेगी तो वो खुश होके फौरन ही उसे यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन दे देगी। अब क्योंकि शिन तो अभी तक होश में आया नहीं है तो उसकी अब तक की सारी मेहनत खराब चली गई। पर यहाँ लोटस माही को आकर कहती है कि उसको यूनिवर्सिटी जाना होगा, वो लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकती। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती, तुम्हें और शिन का ख्याल रखना पड़ेगा। ये बात सुनकर माही खुश हो जाती है और एक बार फिर से शिन की सेवा में लग जाती है। माही शिन से बातें करने के दौरान शिन को एक किताब पढ़कर सुनाने लग जाती है। ये किताब शिन ने ही बचपन में माही को दी थी, पर ये एक अडल्ट रोमांटिक बुक थी और 1970 के समय पर ऐसी किताबों को पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता था, इसलिए किताब पढ़ने से पहले वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है। पर तभी दरवाजा नॉक होता है और वो किताब को सिराने के नीचे छुपाकर नर्स को एंटरटेन करती है। यह फैक्ट्री में काम करने के दौरान उसकी सहेली उसे बताती है कि लिस्ट लग चुकी है उन एम्प्लॉइज की जिन्हें यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन मिला है। माही भागी भागी जाकर उस लिस्ट को चेक करती है पर उसमें उसका नाम नहीं। बॉस के आने पर वो पूछती है कि आपको मेरा नाम एटलीस्ट रिकमेंडेशन में तो देना चाहिए था, जिस पर बॉस कहती है कि इस समय तुम सिर्फ शिन को होश में लाने पर ध्यान दो और किसी बात पर नहीं। ये सुनकर माही का दिल टूट गया और हॉस्पिटल में लेटे हुए शिन के सामने वो अपने दिल के इस दर्द को बयां कर रही है और साथ में ये भी कह रही है, इस समय मैं अपनी मजबूरियों को सिर्फ तुम्हारे सामने ही बता सकती हूँ। अपने पेरेंट्स से भी कहूंगी तो उनके लिए ग्रेजुएशन से पहले या बाद में जॉब करने में कोई फर्क ही नहीं, पर मुझे भविष्य में राइटर बनना है, मुझे हायर एजुकेशन को अचीव करना है, तभी मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर सकती हूँ। ये कहते कहते वो दिल से ये रिक्वेस्ट करती है कि तुम जल्दी से जल्दी होश में आ जाओ क्योंकि मेरे सपने तभी पूरे हो पाएंगे। उसका ये सेंटेंस पूरा होते ही शिन होश में आ जाता है, जिसे देखकर माही बहुत ज्यादा खुश है। पर चेकअप के बाद डॉक्टरों ने बताया कि शिन अपनी पुरानी याददाश्त को पूरी तरीके से भूल चुका है। सुबह बॉस और साथ में लिन शिन से मिलने के लिए आए हैं और लिन को मन में ये जानकर कि शिन अपनी पुरानी याददाश्त को भूल चुका है वो बहुत खुश है कि अब उसका ये राज कि उस रात, तूफान वाली रात, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, किसी को पता नहीं चलेगा। शिन सिर्फ माही को ही याद कर रहा है और ये सुनने के बाद बॉस माही से बहुत ज्यादा खुश है। बॉस माही से कह रही है कि वो माही को कंपनी की रोल मॉडल बनाएगी और साथ में यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन भी देगी। इस खुशखबरी के साथ माही एक बार फिर से लग जाती है शिन को उसकी पुरानी याददाश्त लौटाने में। वो चाइल्डहुड की उन सभी मेमोरीज को शिन के सामने रिक्रिएट करती है। वो सभी गिफ्ट जो समय समय पर इन दोनों ने एक दूसरे को दिए थे शिन को दिखाती है और साथ ही साथ एक के बाद एक कैरेट भी उसे खिला रही है ताकि उसकी याददाश्त जल्द से जल्द वापस आ जाए। रात को वो उस तूफान वाली रात के सीन को भी रिक्रिएट करती है और करते करते थक जाती है, पर शिन को कुछ भी याद नहीं आ रहा। पर शिन माही से वादा करता है कि वो भी कोशिश करेगा अपनी याददाश्त को वापस लाने की और वो भी साथ देता है। एक के बाद एक कैरेट खा रहा है। यहाँ माही की सहेली चिंतित है माही के बारे में सोच सोच कर। वो कह रही है कि अगर शिन को अपनी याददाश्त वापस नहीं आती तो क्या तुम पूरी जिंदगी इसके साथ ही अटकी रहोगी? क्या तुमने अपनी फैक्ट्री में कोई और अच्छा काम नहीं किया जिसके बेसिस पे तुम्हारी बॉस तुम्हारा यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन कर दे? और तुम्हारे पास भी एक सीमित उम्र है यूनिवर्सिटी जाने की, तुम हमेशा यहाँ पर अटक के नहीं रह सकती। इतने में शिन का शूलेस खुल गया तो माही उसे शूलेस बांधना सिखाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में शिन की गर्लफ्रेंड लोटस उससे मिलने आई है, पर शिन को तो वो बिल्कुल याद ही नहीं, बल्कि वो अपने आप को माही के साथ ज्यादा कंफर्टेबल मानता है। लोटस के साथ शिन की बहन भी आई है और वो अपनी बहन को भी नहीं पहचान पा रहा।
पर अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसकी बहन लोटस और माही दोनों से कहती है, आज तुम दोनों जा सकती हो, मैं अपने भाई के साथ रह लूंगी और मैं कल इसे रिहैब में भर्ती करा दूंगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं कि मैं उसके साथ लंबा समय बिता पाऊं। और लोटस भी समय बिताने के लिए मना कर देती है, कहती है मेरे पास भी यूनिवर्सिटी के बहुत काम है। ये दोनों बातें सुनकर माही का तो दिमाग ही खराब हो जाता है कि वो यहाँ तक इतना कुछ शिन के लिए करती आई है और लास्ट में उसे कुछ ना मिला। माही बहुत परेशान है और आज वो अपनी स्कूल टीचर से मिलने के लिए आई है। ये माही की फेवरेट स्कूल टीचर है और टीचर के लिए माही भी उनकी फेवरेट स्टूडेंट रही थी एक समय पर। वो बता रही है कि कैसे मैम आपने ही मुझे जिंदगी में पढ़ने की राह दिखाई और ब्रिलियंट स्टूडेंट बनाया और आपकी वजह से ही मैंने यूनिवर्सिटी जाने का सपना देखा, पर अब मुझे नहीं लग रहा ये सपना पूरा हो पाएगा। जिस पर टीचर माही की काउंसलिंग करते हुए बोलती हैं, कई बार जिंदगी हमारी परीक्षाएं लेती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परीक्षा में भाग लेना ही छोड़ते। कोशिश करते रहना इंसान की मजबूरी भी है और इंसान को हिम्मत भी देता है। और मुझे पता है मेरी ये ब्रिलियंट स्टूडेंट एक दिन यूनिवर्सिटी जरूर जाएगी। ये सब सुनने के बाद माही को बहुत हिम्मत मिलती है। माही अपनी स्टडी टेबल पर बैठकर शिन के लिए एक टाइम टेबल तैयार कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग यदि रिहैब में उसे ट्रीटमेंट मिलेगा तो उसकी याददाश्त आने में बहुत मदद मिलेगी। फिर वो अपने जमा किए हुए पैसों को देखती है, वो उनके कुछ हिस्से कर देती है, कुछ घर खर्च के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी एडमिशन की फीस के लिए और कुछ पैसे वो शिन के ऊपर खर्च करने के लिए भी निकालती है। अगले दिन जब माही हॉस्पिटल पहुंची तो वो देखती है कि शिन विंडो के ऊपर बाहर कूदने को खड़ा है। वो ना तो नर्सों से बात करना चाहता है और ना ही अपनी बहन से। वो लगातार सिर्फ माही का नाम पुकारे जा रहा है। और फाइनली माही के कहने पर ही वो विंडो से उतरकर बेड के ऊपर लेटता है। शिन की बहन को उसके भाई का ये व्यवहार देखते हुए बहुत दुख होता है और वो रोते हुए हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। माही भी उसके पीछे पीछे जाती है और कहती है, अपने दिल को यूं न तोड़ो। और वो अपने हाथ से तैयार किया हुआ टाइम टेबल शिन की बहन को देती है कि अगर इस तरीके से तुम उसका ख्याल रखोगी तो उसकी याददाश्त जल्द ही वापस आ जाएगी। इतनी मेहनत को देखकर शिन की बहन भी बहुत हैरान है, आखिर ये लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है मेरे भाई पर। अब खैर सच तो माही बता नहीं सकती कि उसे यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन इस वजह से मिलेगा। और माही जवाब में ये कह देती है कि शिन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और बचपन में वो बहुत ज्यादा खेले कूदे हैं, इसी लिहाज से वो उसका इतना ख्याल रख रही है। ऊपर से उसने हमारी फैक्ट्री के बहुत सारे एम्प्लॉयज की जान बचाई थी, तो उसका ख्याल भी मुझे है। ये सुनकर शिन की बहन को लगता है कि माही ही वो परफेक्ट लड़की है जो उसके भाई का ख्याल रख सकती है। और वो कहती है कि मैंने अपने भाई को रिहैब में डालने का इरादा रोक दिया है, मुझे लगता है तुम ही उसकी परफेक्ट साथी बन सकती हो, उसके इलाज में उसकी हेल्प कर सकती हो, इसलिए मैं उसे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। ये सुनकर माही एक बार फिर से मन ही मन खुश हो जाती है। वापस जाते वक्त शिन की बहन, क्योंकि अपने भाई की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी सीट पर एक आदमी आके बैठ जाता है और इसका गुस्सा वो उसे बुरी तरीके से पीट कर निकाल देती है और बाद में खुद ही बेहोश होकर वहां पर गिर जाती है। पर ट्रेन में मौजूद एक डॉक्टर उसे वहां से उठाकर लाता है और अपने कैबिन में उसे लिटा देता है और उसका ट्रीटमेंट भी करता है। जब उसे होश आता है तो वो डॉक्टर का थैंक्स कहती है और उसे कुछ पैसे भी ऑफर करती है। डॉक्टर पैसे लेने से तो इनकार कर देता है, बल्कि बदले में उसे जूस पिलाता है और बिस्किट भी देता है और कहता है, कुछ ही देर बाद मेरा स्टॉपेज आ जाएगा, तुम इस कैबिन में बाद तक भी रुक सकती हो। और तुम्हारे पेपर्स को देखने के बाद मुझे पता चला कि तुम मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। ये सुनकर बहन का रंग थोड़ा पीला पड़ जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है बहन को मैथमेटिक्स से इतना प्यार था कि अपने टीचर के कहने पर उसने अपनी फैमिली फोटो में से अपनी फोटो को ही अलग कर लिया था। जब वो मैथमेटिक्स की लाइन में गई तो उसने अपने सभी रिश्तों से रिश्ता पूरी तरीके से तोड़ दिया ताकि उसके और मैथमेटिक्स के बीच में कोई ना आए। और एक बार फिर से वो डॉक्टर को पैसे ऑफर करती है, क्योंकि वो किसी भी इंसान का एहसान अपनी जिंदगी में लेना नहीं चाहती। अब क्योंकि शिन की बहन माही को बताकर गई है कि उसके भाई ने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए शिन ड्राइंग का सारा सामान लेकर आई है। इसके साथ साथ वो शिन को रोजमर्रा के काम जैसे नेल्स काटना, बाल बनाना, ये सब भी सिखा रही है। शिन की बहन माही को कुछ पैसे भी देके गई है शिन के लिए, जिन्हें वो शिन को वापस करती है, पर शिन इन्हें अपने पास रखने से इनकार करता है और कहता है, तुम ही इन्हें मेरी तरफ से संभाल कर रख लो।
आज सीखने के क्रम में शिन माही के नेल्स काट रहा है और उससे माही की उंगली भी कट गई। एक पल को तो माही को लगा कि जैसे शिन की याददाश्त वापस आ गई हो। जैसे पिछली बार माही ने शिन की उंगली काटी थी, इस बार शिन ने माही की उंगली काट दी है और वो इस बात को यूज भी करती है ताकि इसकी याददाश्त वापस आ जाए, पर शिन को कुछ याद नहीं आ रहा। आज शिन का मन एक महंगा फूड खाने को है, पर माही ये सोचकर कि शायद इस खाने को खाने के बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाए, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस के पैसों में से पैसे निकाल कर उसके लिए खाना लाती है। लेकिन इसके बाद भी शिन को कुछ याद नहीं आता। आज शिन ने माही से रेड वाइन की डिमांड की और क्योंकि रेड वाइन बहुत महंगी है, इस पर माही ने एक फेक वाइन घर में ही बनाकर शिन के सामने परोस दी, जिसका टेस्ट शिन को अजीब सा तो लगा, पर उसने चीजों को इग्नोर कर दिया और उल्टा कहा कि तुम मेरे सामने डांस करके दिखाओ। इसके बाद ये दोनों मिलकर डांस करते हैं। अब जब माही यहाँ से निकलने लगती है तो शिन कहता है मेरे नेल्स काट दो। माही को समझ में आ गया, तुम मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा रोकने के लिए सब नाटक करते हो ना। आगे से अगर कोई भी चीज मुझे तुम्हें दोबारा सिखानी पड़ी तो तुम्हें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर उसके ऊपर शिन के सिग्नेचर ले रही है, पर शिन तो अपने साइन ही भूल चुका है, जिस पर वो शिन का अंगूठा लगवा लेती है और शिन ने अंगूठा लगा दिया है। शिन बहुत प्यार भरी निगाहों से माही को देख रहा है, जबकि माही ने तो कॉन्ट्रैक्ट में पुराने से पुराना हिसाब भी साथ में ही जोड़ दिया है, यहाँ तक कि वो पैसे भी जो हाई स्कूल के समय पर उसने शिन को दिए थे। स्कूल टाइम में शिन को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो वो इस वादे के साथ कि 21 दिन में वो माही को दुगने पैसे देगा, अक्सर माही से पैसे लेता रहता था, लेकिन लौटा भी दिया करता था। पर आखिरी बार जो पैसे उसने माही से लिए थे वो उन्हें लौटा ना पाया। पूरे दिन माही ने इंतजार किया कि शिन उसे पैसे दे के आएगा, पर उसने वो पैसे उसे कभी नहीं दिए। माही ने वो पैसे भी इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख लिए हैं। माही शिन की शर्ट को उतारती है तो उसे ध्यान आता है कि प्रेस करने के दौरान उसने इस शर्ट को जला दिया था। अब ये इसे अपने घर में वापस ले गई और अपने पापा की पुरानी शर्ट से कुछ कपड़ों को काट कर उसने इस शर्ट में लगा दिया। अगले दिन शिन भी इस शर्ट को पहनकर बहुत खुश है। अब माही अपने फैक्ट्री में वापस जा रही है तो शिन उसे रोककर उसकी एक तस्वीर बनाता है और इस तस्वीर को देखकर माही को बहुत खुशी होती है। उसने अपने आप को इतना खूबसूरत इससे पहले कभी देखा ना था। यहाँ माही का भाई फार्म पर काम कर रहा है और दूसरे लोगों को बता रहा है कि अच्छा एग्रीकल्चर कैसे किया जाता है। इसी दौरान उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है, वही गर्लफ्रेंड जो माही की बहुत अच्छी दोस्त है, और वो कह रही है कि तुम कब तक इतना लंबा समय फार्म पर बिताओगे, क्या तुम्हें हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पड़ी। और दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं और गुस्से में ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह देता है तुम्हें जिससे शादी करनी है उससे शादी करो और मेरे से बकवास मत करो। इसी के साथ दोनों गुस्से में अपना फोन कट कर देते हैं। यहाँ लोटस को जैसे ही पता चलता है कि सामने वाला लड़का फैक्ट्री बॉस का बेटा है, वो उसकी तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाती है और जानबूझ के अपने आप को बॉल से हिट करा लेती है ताकि वो उसका अटेंशन पाए। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स के आप प्लेलिस्ट को विजिट करें जब भी वो डाले जाएंगे। इसी के साथ बाय बाय।